युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगी भवति सुखा। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, जो योगी है वह ना तो अधिक खाता है ना ही कम खाता है, ना तो अधिक सोता है ना ही कम सोता है, ना ही अधिक श्रम करता है ना ही कम श्रम करता है। मतलब कि जो योगी की अवस्था होती है वह संतुलित होती है और दिनचर्या में इसी संतुलन को बनाए रखना रोगों से मुक्ति पाना है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। पिछली श्रृंखलाओं में हमने देखा कि किस प्रकार से बिगड़ती दिनचर्या हमारे रोग का कारण बनती है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात कर रहे हैं अस्थमा की, यानी दमा की। दमा का अगर हम साइंटिफिक कारण जाने तो हमारी श्वास नलिकाओं में सूजन का आ जाना, या कह सकते हैं कि हमारी श्वास नलिका कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब कि छोटी हो जाना, यह अस्थमा का सबसे बड़ा कारण है। अस्थमा में जब श्वास नलिका छोटी हो जाती है तो श्वास लेने में, इनहेल करने में बड़ी समस्याएं आती हैं और उस समस्या के कारण हमारे फेफड़े अपना पूरा रूप से काम नहीं कर पाते। हो सकता है कि वहाँ पर हार्ट अटैक भी हो सकता है, कार्डियक अटैक आ सकता है और बहुत सारी समस्याएं के साथ में जूझना पड़ता है अस्थमा के रोगी को। पहले ज़माने में कहा जाता था दमा ये तो दम लेकर ही जाएगा, लेकिन पहले योग की जागरूकता उस प्रकार से नहीं थी कि जिससे कि हम उसको क्योर कर पाते। लेकिन जिस प्रकार से योग की जागरूकता समाज में बढ़ रही है और हम इसका ट्रीटमेंट योग से पूर्ण तरीके से संभवतः पा सकते हैं और इस रोग को दूर कर सकते हैं। अस्थमा का जो रोग है वह दो प्रकार से और देखा जाता है, एक तो एक्सटर्नली और इंटरनली। एक जिसमें कि किसी चीज़ से एलर्जी के कारण यह हमें परेशान करता है और दूसरा यह अनुवांशिक भी हो सकता है। अनुवांशिक कारणों में जैसे कि मेरे दादा दादी को था, उसी प्रकार से संभावनाएं बन जाती हैं कि मुझे भी अस्थमा का जो रोग है वह लग सकता है। लेकिन दूसरे कारणों में जाएं तो कुछ प्रकार की एलर्जी है, जैसे कि पॉल्यूशन से, जैसे कि धुएं से, किसी प्रकार के इत्र से, किसी प्रकार के फूड से, जैसे कि ठंडा खाना कुछ खा लेने पर भी हमारी जो श्वास नलिका है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो हम खुद जानते हैं कि हमारे रोग का कारण क्या है। या तो हमारा कारण वह आहार है, हो सकता है कि हमारा कारण वो मौसम का चेंज होना हो सकता है, और हो सकता है कि हमारा कारण अनियमित दिनचर्या और बिल्कुल भी श्रम न करना, कार्य न करना है। तो इसका रोग का उपचार हमारे पास में ही है। दिनचर्या को सही कीजिए और साथ के साथ योग को अपनी जीवन शैली में अपनाएं। आज हम उन आसनों का अभ्यास करेंगे जो कि अस्थमा को जड़ से ख़त्म करने में सहायक बनेंगे। आसनों पर अगर हम बात करते हैं तो आसन में गौमुख आसन, उष्ट्रासन, साथ के साथ श्वेतबंध आसन और अन्य कुछ आसन इस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं कि जिससे हमारे फेफड़ों को खुलने में हेल्प मिलती है और वह हमारी श्वास नलिकाओं को ओपन करने में सहायता देते हैं। प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अस्थमैटिक पेशेंट के रोगियों के लिए, जिसमें कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और अगर हम क्रियाओं की बात करें तो जल नेति, सूत्र नेति और साथ के साथ कुंजल, जिसको कि हम धोती भी कहते हैं, उसका भी अभ्यास अगर हम करेंगे तो हम अस्थमा के रोग से निजात पा सकते हैं। आइए अभ्यास करते हैं और स्वास्थ्य की ओर चलते हैं। आसनों पर अगर बात करते हैं तो गोमुख आसन अस्थमैटिक रोगों के लिए बहुत किफ़ायती आसन है, बहुत लाभकारी है। गोमुख आसन को करने के लिए हमने करना कुछ इस प्रकार से है कि हम दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद हमने लेफ़्ट लेग उठाना है और राइट नी के ऊपर रखना है फोल्ड करते समय, और उसी प्रकार से हम लेफ़्ट लेग को फोल्ड करेंगे और दोनों पैरों की जो एड़ी हैं वो हमारे हिप से टच होनी चाहिए। इस प्रकार से ये हम देखें, घुटने ऊपर नीचे रहेंगे और एड़ी हमारे साइड हिप से टच रहेगी। साथ के साथ हमारे टोज़ बाहर रहेंगे, टोज़ हमारे कंफर्टेबल होने चाहिए। इस प्रकार से दूसरी स्थिति है, हमने अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना है और एक दूसरे में बांधना है, लेकिन इसमें नियम रहेगा, हम राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे उसको फोल्ड करें और लेफ्ट हैंड पीछे ले जाएं और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ बांध दें। और इस स्थिति को हम अगर पीछे से दिखाएं तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राइट हैंड ऊपर रहेगा और लेफ्ट हैंड पीछे। उस प्रकार से हम इसको टच कर सकते हैं। अगर संभवतः इसको हम बांध सकते हैं तो
बहुत ही अच्छा है। हमारी कोहनी सर के पीछे कभी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे कान के बराबर में रहेगी। हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए। देखिए, आसन का सही प्रकार से लाभ उठाना है तो उसकी अलाइनमेंट सही होनी चाहिए। जब हम बैठकर इस अभ्यास को कर रहे हैं तो हमारी पीठ झुकी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हम सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज़ को निमंत्रण दे सकते हैं। तो उस सावधानी के साथ में हमने ये क्रिया करनी है। इस गोमुख आसन का प्रभाव हमारे फेफड़ों पर बहुत अच्छा पड़ता है और हमारे श्वास नलिका भी ओपन होती है। इस गोमुख आसन को पूरा करके देखते हैं। पहले राइट हैंड को ऊपर किया, फोल्ड किया, दूसरे हाथ को पीछे ले गए, आंखें बंद हों और गोमुख, गाय के मुख के आकार का ये आकृति बनती है। और आप जानते हैं गाय सबसे सौम्य, सरल स्वभाव का एक पशु है। शांत रहना है, सहज रहना है। आंखें बंद और गहरी श्वासें। दो या तीन श्वासों के बाद वापस दोनों हाथों को ढीला छोड़ें। और उसी प्रकार से हमने इसका अगर काउंटर पोज लेना है तो पैरों को बदलना होगा और हाथों को बदलना होगा। जो पैर नीचे था वह ऊपर आ जाएगा और जो पैर ऊपर था वह नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से मेरा अभी लेफ्ट लेग ऊपर है तो मैं लेफ्ट हैंड को ही ऊपर ले जाऊंगा, फोल्ड करूंगा, दूसरा हाथ ऊपर जाए, नीचे जाए और नीचे से हमने बांधना है दोनों हाथों को। आंखें बंद रहे, गहरी श्वासें रहे। और धीरे धीरे हमने इस आसन में वापस आ जाना है, दोनों हाथों को ढीला छोड़ देना है। आगे आने वाले आसन में हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए हमने लेटना है और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको बैक की समस्याओं से दूर रहना है तो कृपया साइड से लेटें। एक करवट से हम पहले लेटेंगे, उसके बाद हम पीठ के बल आएंगे और सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेटने पर सबसे पहले हमने आसन करना है सेतुबंध आसन। राइट लेग फोल्ड करें, फिर लेफ्ट लेग फोल्ड करें। हमने दोनों हाथों से दोनों पैर के एंकल पार्ट को पकड़ेंगे। गहरी श्वास लेते समय धीरे धीरे हम नितंब पार्ट को उठाएं, ठोड़ी को कंठकूप से मिलाकर रखें। घुटनों में ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए और कोशिश करें कि हमने ग्लूटस मैक्सिमस को, ग्लूटस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और ऐसा करने पर हमारा जो स्ट्रेच है वो क्वाड्रिसेप्स मसल्स में आना चाहिए। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें और गहरी श्वास लेने पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं और उसी के साथ में हमारी चेस्ट एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये हमारा सेतुबंध आसन। 4 से 5 श्वासें लगातार ली जाएं और छोड़ी जाएं और धीरे 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 वापस आ जाएं और पैरों को सीधा लें। इस आसन के अभ्यास से हमारे लंग्स में सबसे ज़्यादा आकार बढ़ जाता है श्वास लेने का और ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में पहुंचती है। साथ के साथ हमारी वात नलिका भी मजबूत होती है जिससे कि वहाँ पर स्वेलिंग आने का कोई भी हम भाग ही नहीं छोड़ते। लेटने वाली आसनों की श्रेणी में हम करेंगे पूर्ण मत्स्य आसन। पूर्ण मत्स्य आसन के लिए फिर से हमें लेट जाना है। एक करवट से हम लेटेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आने पर हमने पद्मासन लगाना है। पद्मासन के लिए हमने राइट लेग को फोल्ड किया और लेफ्ट थाई पर रखा और हमने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया और राइट थाई पर रखा। इस प्रकार से हम पद्मासन में लेट जाएं। पद्मासन में लेटने पर हमने दोनों हाथों की हथेलिकाओं की सहायता से अपने अपर बॉडी को उठाना और सर के बीच के हिस्से को मैट पर टिकाना है। मैट पर टिकाने के बाद हमने अपनी फर्स्ट फिंगर से पैर के अंगूठे को, थंब को पकड़ना और पद्मासन को नीचे की ओर खींचना है। श्वास गहरी भरते रहें, श्वास गहरी छोड़ते रहें। श्वास गहरी भरना और छोड़ना, इस आसन के बहुत से प्रभाव हैं। वापस सर उठाया और सामान्य स्थिति में आ गए। पद्मासन को छोड़ा और एक करवट से आकर बैठ जाते हैं। ये आसन जो पूर्ण मत्स्य आसन कहलाता है, इसके बेनिफिट्स हम पूरे शरीर पर देख सकते हैं। पहला, ये हमारे घुटनों के लिए बहुत सहायक है। साथ के साथ हमारे पाचन तंत्रिका को दुरुस्त करता है और जिसका मुख्य जो लाभ है वो
अस्थमा मतलब कि दमे के मरीज के लिए है, जो कि लंग्स को स्ट्रेंथ में देता है और साथ के साथ वात नलिका को भी, वायु नलिका को भी और श्वास नलिका को भी सुदृढ़ करता है। और इस आसन के लाभ से हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, सभी ग्लैंड्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसी आसनों की श्रेणी में सबसे आखिर का आसन है सर्वांग आसन। आसनों की श्रेणी में सीक्वेंस हमेशा याद रखनी है। और सर्वांग आसन सभी अंगों को समान करना, लेटते हुए करेंगे। एक करवट से लेटना है, पीठ के बल आ जाना है। हम सबसे पहले अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और अतिरिक्त बल से हमने पूरे शरीर को ऊपर उठा देना है और दोनों हाथों की हथेलिकाओं से अपने पूरे शरीर को सीधा रखने की कोशिश करना है। इसमें ठोड़ी कंठकूप से लगी रहेगी। गहरी श्वास रखें, पैरों के पंजों को ऊपर ताने, घुटने सीधे होने चाहिए और धीरे धीरे हमने पहले नितंब को नीचे टिकाना और दोनों पैरों को वापस ले आना है। यह है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के बाद शवासन लेना अति आवश्यक है। पैरों को ढीला छोड़ दें, हथेली आकाश की ओर हो, आंखें बंद, गहरी श्वास से। सर्वांग आसन जिसको कहते हैं सर्व अंग को पुष्ट करना और सर्व अंग को समान करना। सर्वांग आसन का रक्त संचार, जब हम पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो पूरा रक्त संचार हमारे सर की ओर आता है और साथ के साथ जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सर के आसपास और जो कि हमारे ऊपर के ऑर्गन्स हैं, उनको यह पुष्ट करता है, उनकी सहायता करता है मजबूती की ओर लाने में। और यह अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा आसन है। सर्वांग आसन में करते समय एक सावधानी का ध्यान रखना है। जो कि बिगनर्स हैं, जो प्रारंभिक स्थिति में इस आसन को कर रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक ही इस अभ्यास को बना कर रखें। लेकिन जो अभ्यासी हो चुके हैं वह इस आसन को अपने समयानुसार और अपनी आवश्यकता अनुसार साध सकते हैं। ध्यान रहे इसकी सावधानियों में, जिनको कफ एंड कोल्ड है, जिनको रनिंग नोज है, जिनको फीवर है और जिनका पेट साफ नहीं रहता, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, उनको सर्वांग आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। प्राणायाम, अगर हम अस्थमैटिक समस्याओं में प्राणायाम की बात करें तो बहुत से ऐसे प्राणायाम हैं जो कि इस समस्या के समाधान में हमारी मदद कर सकते हैं। एक विशेष ध्यान रखें कि जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट हैं वो कभी भी श्वास को रोके नहीं। जितने भी हम अभ्यास कर रहे हैं, जितने भी और एक्टिविटी हैं, उनमें श्वास का रोकना वर्जित है। श्वासों को चला कर रखें और इसलिए प्राणायाम हमारी बहुत मदद करता है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी प्राणायाम इसमें प्रमुख प्राणायाम है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम किस प्रकार से रहे, आप पिछली श्रृंखलाओं में भी कर चुके हैं। हम ध्यान मुद्रा बाएं हाथ से लगाएं, दाएं हाथ में रिंग फिंगर और थंब का यूज़ करें और बीच की 2 फिंगर्स हमारी लॉक होनी चाहिए। हम इस प्रकार से लेफ्ट नोस्ट्रिल को लॉक करेंगे रिंग फिंगर से और राइट से गहरी श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ दें। लेफ्ट से गहरी श्वास ली जाए, राइट से छोड़ दी जाए। बस यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, श्वास की गति धीमी होनी चाहिए लेकिन श्वास को रोकना कभी नहीं है। प्राणायाम की श्रेणी में हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। कभी कभी इस समस्या से जो परेशान होने वाले रोगी हैं उनको, जैसे कि कोहरा, धुंध, फॉग जो कहते हैं, उसमें समस्याएं हो जाती हैं। सर्दियों में खासकर इन समस्याओं को देखा जाता है जिसमें कि जो वायु के कण हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं और वो हमारी श्वास नलिका को परेशान करते हैं। ऐसे में सूर्य भेदी प्राणायाम से हम अपने ताप को नियंत्रित कर सकते हैं और वह सूर्य भेदी प्राणायाम हमारे श्वास संबंधी रोग में बहुत मदद करता है। सूर्य भेदी मतलब कि हमारे शरीर में सूर्य की जागृति, मतलब सूर्य को एक्टिव करना। हम सूर्य भेदी प्राणायाम में अपने राइट स्वर को हमेशा चला कर रखते हैं। इसका मतलब है हम लेफ्ट को बंद करेंगे, तो हमने रिंग फिंगर की सहायता से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट से गहरी श्वास लेनी है। राइट को हमने थंब से लॉक किया और लेफ्ट से एक्सेल कर दिया। अभी हम फिर से राइट से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सेल कर दें। फिर से राइट से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सेल करें। इसका मतलब है राइट जो स्वर है वो श्वास लेने का होगा और लेफ्ट श्वास छोड़ने का रहेगा। तो इस सूर्यवेदी प्राणायाम का अभ्यास अस्थमैटिक रोगियों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। और अगर हम
और अच्छे लाभ पाना चाहते हैं इस समस्या से निजात पाने के लिए, तो हम करेंगे क्रियाओं में जल नीति, सूत्र नीति और कुंजल। हम अगली श्रृंखलाओं में आपको बताएंगे। हमसे जुड़े रहिए, अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और हम आपकी समस्याओं का उचित समाधान करने में आपकी मदद करेंगे। अभ्यास करते रहिए, सुखी रहिए, आनंद में रहिए, योग को अपनाएं और पूर्ण लाभ उठाएं। धन्यवाद।